हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज पारिक, आप सभी के साथ में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया हैं। मेरे दोस्तों, आज बात एक ऐसी खबर की करने वाले हैं जो कि रिसेंटली आपको पता है यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो रशिया के ऊपर किया है। रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बाद में पूरे विश्व में माहौल बन चुका है कि भाई क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। उसको लेकर के एक सेपरेट सेशन बहुत डिटेल में शानदार मैं कमिंग संडे को करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आज बात यह कि इंडिया को क्या टेंशन जो है वो इस सारे इवेंट में अमेरिका ने दे दी है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये शानदार ट्रुथ इनसाइड एंड इंपैक्टफुल वीडियोस ऑन टाइम आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, रिसेंटली आपको पता है कि जैसा जेलेंस्की यानी जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक मेजर अटैक किया है। ये मेजर अटैक जो है एक बहुत बड़े सीक्वेंस का पार्ट है। मतलब एक बहुत लंबे टाइम से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। जैसा कि शुरुआत में लोगों को लगा था कि यूक्रेन जो है वो बहुत कमजोर पड़ेगा और कुछ ही दिनों में रशिया जो है इस मैटर को खत्म कर देगा। लेकिन रशिया के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हुई और रशिया को ये डाउट है, या उसको कह लीजिए कि इस चीज का पूरा विश्वास है कि यूक्रेन की हेल्प जो है वो अमेरिका और नाटो नेशंस कर रहे हैं। लेकिन जब रिसेंटली एक ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब चला करके रशिया के 40 स्पेस जिसको हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनको पूरी तरह से जब खत्म किया गया, तब पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया। भाई यूक्रेन ने क्या एक्शन ले लिया। आप रिसेंटली ये पाएंगे कि ये जब एक्शन लिया गया तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया कि भाई आखिर के अंदर रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके ऊपर इंडिया भी डिपेंडेंट है, जो कि S-400 और S-500 कहलाता है, उसका क्या हुआ? क्या वो एक फेल्योर सिस्टम है? क्या वो बेकार है? तो इसको लेकर के ध्यान रखिएगा कि वो सिस्टम की क्या कमी रही और क्यों रहा। उसको लेकर कल मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, आपको पूरा उसका एनालिसिस में बता दूंगा। आज मुद्दा कहीं कुछ और है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब ये अटैक हुआ, ऑपरेशन स्पाइडर, यहां पे स्पाइडर्स वेब जब चलाया गया, तो एक बहुत बड़ा झटका रशिया के लिए था कि उसके मेजर एरियाज में जो उसके एयरबेस थे, जो कि बहुत इंटरनल पार्ट में थे। आप जाके देखें कि यहां पे यदि आप यूक्रेन को देख रहे हैं तो यूक्रेन ने इस एरिया तक, यानी जो उसका साइबेरिया तक का रीजन है, वहां तक जाकर के अटैक किया, यानी 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जाके अटैक कर दिया और एक बहुत बड़ी तबाही रशिया के उस पूरे एयर बेसिस के ऊपर उसने मचा दी। अब मेरे दोस्तों, होता क्या है कि जिस तरह से जेलेंस्की ने एक मेजर, जिसको कहते हैं झटका कह लीजिए, या जो एक प्रेशर क्रिएट किया रशिया के ऊपर अपने एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से, तो वो तो एक समझ के काबिल है, क्योंकि इसने अपना पूरा दिलेरी दिखाई है। लेकिन अब इस जो दिलेरी दिखा दी गई, क्या इसके पीछे कोई थर्ड प्लेयर काम कर रहा है? क्या यूक्रेन जो है वो एज ए पपेट खेल रहा है, यानी पीछे से कोई और बंदा है जो शायद इसको हथियार बेचना चाहता है? मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो। मेरे दोस्तों, कहानी कहां से शुरू होती है? जब ये जिक्र जो आता है कि भाई यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, तो रिसेंटली रशिया ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि भाई अब जो है, अब आपके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। ओपन थ्रेट रशिया की तरफ से दे दिया गया है। यह बात ने जाहिर इस बात को कर दिया है कि दुनिया शायद अब थर्ड वॉर की तरफ जा रही है। रिसेंटली आपने भी देखा कि यूके ने, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने भी रिक्वेस्ट की है यूएसए से कि भाई आप हमें जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, वो आप हमें दीजिए। बिकॉज यूके अभी तक एरियल यानी माध्यम से, आसमान से, हवा के थ्रू परमाणु बम का यूज नहीं कर सकता। वो सिर्फ समुद्र के मार्ग से कर सकता है, जबकि इंडिया जो है वो तीनों तरह से न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। तो वो मांग रहा है क्योंकि उसको डाउट है कि भाई किसी भी कीमत पे जो इस तरह का रिटेलिएट अगर कर दिया, काउंटर अटैक यदि रशिया ने कर दिया, तो वो यूरोप की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहां पर रशिया ने साफ बात बोली है कि भाई जो आप यूएसए और नाटो वाले लोग हैं, ये इसके पीछे जिम्मेदार हैं और ये थोड़ा संभल करके रहें। हमारे पास में नाटो का एक्सपेंशन आप ना करिए, क्योंकि विवाद आपको पता है क्या है कि अमेरिका की चाहत अपने नाटो की फैमिली को बढ़ाने की रही है। और रिसेंटली कुछ समय पहले जेलेंस्की ने इस बात की इच्छा जाहिर की कि भाई हम नाटो का पार्ट होना चाहते हैं, और दैट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट की रशिया और यूक्रेन के रिलेशन एकदम से बिगड़ गए। बिकॉज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, वहां पे यूएसए की सीधी अप्रोच होती है, वो यूएसए के सीधे मिलिट्री प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो उस चीज को यूएसएसआर उस समय का कह लीजिए, लेकिन रशिया जो है प्रेजेंट में, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और तनाव यहां पे बढ़ता गया। अब मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा इसको मैप को देख लेंगे, तो यहां पे नाटो जो है, आप 1949 में इसके फाउंडिंग मेंबर्स को देखेंगे तो डार्क ब्राउनिश कलर जो आप देख रहे हैं,
ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे इनिशियली। रशिया यहां पे है, यानी उसके बीच में इन देशों का एक बफर जोन बना हुआ था कि रशिया में और नाटो के बीच में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नाटो के नए मेंबर यहां पे आते गए। आप रिसेंटली देखेंगे तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने क्या किया है, अप्लाइंग फॉर ज्वाइन के लिए अप्लाई कर लिया। यहां पे एक छोटा सा हिस्सा क्रीमिया का देख रहे हैं। क्रीमिया को पता होगा, क्रीमिया का इवेंट हुआ था 2014 में, रशिया ने क्रीमिया को अपने अधीन कर लिया था, उसके ऊपर अटैक किया था 2014 में। तो जैसे जैसे ये नाटो का विस्तार हो रहा है रशिया की तरफ, तो ये चीज ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे ये फिर वो आइडियोलॉजिकल वॉर क्रिएट होता है। क्योंकि अगर यहां पे नाटो का एक्सपेंशन होता है तो ऑब्वियसली लिबरलिज्म का या कह लीजिए कैपिटलिज्म का इंपैक्ट यहां पे आएगा, और कैपिटलिज्म का इंपैक्ट जो होता है वो किसी भी कल्चर में इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, बिकॉज वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने वाला कल्चर बनाता है, लोग उसकी तरफ सहज आकर्षित हो जाते हैं। तो ये चीज क्या होती है ना, पूरे पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने का इसको यहां पे डर है। तो रशिया नहीं चाहता कि इसके पास ऐसा कुछ एनवायरमेंट बने। लेकिन यहां पे ट्रंप की कहिए, यूएसए की कहिए, पॉलिसी कुछ ऐसी है। लेकिन अब आप ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये है आपका रशिया, ये येलो कलर में है, ये येलो कलर में है आपका यूक्रेन, और ये नीचे वाला पार्ट जो है क्रीमिया, ये क्रीमिया तो वापस अभी रशिया का ही हिस्सा, रशिया का कब्जा है पूरा। ये ब्लू कलर का नाटो है। तो ये फाइट है सर मेजरली कि नाटो का एक्सपेंशन रशिया को पसंद नहीं है, जबकि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का हिस्सा हो जाए, बिकॉज यूक्रेन बिलीव्स कि भाई मैं नाटो के कैंपेन में जाकर के उस कैंप में मेरी इकोनॉमी या मेरे जो डिफेंस जो सेक्टर है दैट वुड बी कंपैरेटिवली मोर इन सेफर जोन एज कंपेयर टू रशिया। अब यहां पे जब से इन्होंने ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया, स्पाइडर वेब चला के जो तबाहियां मचाई है, इस चीज ने बहुत सारा एक टेंशन दोबारा से उबाल, क्योंकि पीस टॉक पैरेलल चल रहे हैं। पीस टॉक के बीच के अंदर ये इवेंट होना और रशिया की तरफ से इस चीज को धमकी दे देना, और सीधा यूरोप को इन्होंने टारगेट करके बोला है, ये बीबीसी की न्यूज है सर, रशिया वांट्स यूरोप, सीधा यूरोप को थ्रेट है कि भाई तुम थोड़ा बच करके रहना, अगर तुमने कुछ किया तो गड़बड़ तुम्हारे साथ में हो जाएगी। मेरे दोस्तों यहां पे यूएसए का जो रोल है ना, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा। वीडियो में बार बार आपको बोलता हूं, ये वीडियो जरूर आपने देख लिया होगा, पिन कमेंट जो आई बटन में जो आपको दिख रहा है, इस वीडियो को देखो। मैंने 20 देशों के बारे में चर्चा की कि कैसे यूएसए ने अपने निजी हितों के लिए, अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए इनको कॉम्प्रोमाइज करा दिया इन कंट्रीज को। यहां पे यूएसए चाहता है कि यूएसए की इकोनॉमी में डिफेंस इंडस्ट्री या मिलिट्री से रिलेटेड जो वेपन इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नॉट इवन इन यूएसए, जो नाटो कंट्रीज है ना सर, उनके अंदर मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ा, वेपन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कारोबार है। तो दो ही चीजों के ऊपर मेजर इनका फोकस होता है, एक होता है मिलिट्री वेपन्स पे, एक होता है आपके पेट्रोलियम पे। तो पेट्रोलियम पे तो अनडाउटली रशिया भी बहुत शार्प है, ये भी बहुत शार्प है, पेट्रोलियम में भी ये बहुत आगे है, ये भी बहुत आगे है। तो एक कंपटीशन है सर, बिजनेस को लेके कंपटीशन है। तो इनको अपने हथियारों का मार्केट यूक्रेन में सीधा सीधा नजर आया और लगा कि भैया यहां पे हथियार बेचे जा सकते हैं, तो उसको बैक करके आगे किया, और ये चीजें चल रही है। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी यूएसए का रोल हम सबने देखा है। लेकिन अब इन सब के बीच में भाई हमारे लिए चिंता की घड़ियां आई हैं। हमारी सरकार थोड़े तनाव में है, तनाव का कारण बड़ा लाजमी है, रीजनेबल है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई दो जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो गलबैयां कभी छूटती नहीं है, वो आखिर में क्या तनाव यहां पे दोनों के बीच में हो गया है। मेन बात तो ये है, असल हुआ क्या है कि इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो आज से नहीं है, ये हिस्टोरिक है। और इवन अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें, इंडिपेंडेंस के पहले से भी देखें, तो एक मजबूत रिलेशन रशिया का भारत की तरफ या यूएसएसआर का भारत की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, और भारत भी इसके साथ में पॉजिटिवली बहुत चीजों पे खड़ा रहा है। लेकिन बीते कुछ समय से जब से इंडिया और यूएसए की जो पार्टनरशिप है वो जैसे ग्रो करी, अभी रिसेंटली जो उस स्टोरी को मैं डिफरेंटली कवर करूंगा, बट आपको यहां हिंट देता हूं। रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए के जो उद्योग मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किसी फोरम में डिस्कशन हो रहा था, एग्जैक्टली मैं नाम मिस कर रहा हूं कौन सा फोरम है, रिसेंट आज या कल की ही बात है। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई देखो, अगर आप ये मानते हो कि भारत और इंडिया जो है, सॉरी, भारत और अमेरिका जो है वो बहुत क्लोज हो चुके बिजनेस में, तो आपकी भूल है। अभी भी इंडिया का रशिया के साथ में ट्रेड होता है, और बहुत बार इंडिया ने ऐसे स्टेप लिए हैं जो हमें परेशान करने वाले थे। थोड़ा बहुत गंभीरता से सुनिएगा सर। क्या सर? ऐसे स्टेप लिए हैं जो हमें परेशान करने वाले थे। जैसे रशिया से आप वेपन इंपोर्ट करते हो, आप खरीदारी करते हो, तो ये खरीदारी ठीक है, धीरे धीरे आप हमारी तरफ आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है।
बट पूरी तरह से आप हमारे पास अभी तक नहीं आए हो। मतलब हथियार खरीदना बुरी बात है जब हम रशिया से खरीदें, लेकिन हथियार खरीदना अच्छी बात है जब हम यूएसए से खरीदें। तो खैर ऐसा एक जिसको बोलते हैं ना कि फुली बायस्ड एटीट्यूड यूएसए का इंडिया को लेकर, दुनिया के किसी भी देश को लेकर रहा है। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी सर, अगर आप इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां पे जो ये ऑयल इंपोर्ट का सेक्शन है ये आपका है यूएसए का, और ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस एंड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। ठीक है सर। अब रशिया जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया है यूएसए से, उसकी जो नंबर है, और जो हमने यहां से रशिया से किया उसका जो नंबर है, उसमें डे नाइट का डिफरेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज तो सर परेशानी का कारण है ही। दूसरी चीज, अभी एक रीसेंट डेटा मैं आपको बताता हूं, ये मार्च 2025 का है, कि हमने हमारी डिपेंडेंसी, बिकॉज इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए हम मेजॉरिटी पूरा का पूरा लगभग अपन बहुत कम मात्रा में हमारे पास में है, मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट ही करते हैं, मतलब हम उसके लिए डिपेंडेंट हैं। तो वो डिपेंडेंसी को हमने किस तरह से रशिया की तरफ बढ़ाया है, मतलब जनवरी 25 में हम 33% हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट का हम रशिया से कर रहे थे, वहीं पे फरवरी 2025 में देखो तो हमने 3% की कमी होती है 30%, लेकिन मार्च 2025 में ये 35.2% चला जाता है। तो कुल मिलाकर के भाई अब इस चीज से, रशिया की और इंडिया के इस ट्रेड रिलेशन से यूएसए को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सर ये कि भाई आप लोग जब रशिया के साथ में ट्रेड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे का लेन देन होगा, रशिया को पैसा मिलेगा, और इसी प्रॉब्लम में इंडिया को बेनिफिट ये होता है कि इंडिया जो है वो काफी नेगोशिएटेड प्राइस पे ऑयल इंपोर्ट रशिया से करता है। तो जब वो पैसा रशिया को जाएगा तो यूएसए को प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेटली वो वेपन यूज करेगा तो वो नाटो कंट्रीज पे या यूक्रेन की डेमोक्रेसी को कुचलने का काम करेगा। फिर ये डेमोक्रेसी वर्ड आ गया है। कल हमने ईरान को लेकर के एक वीडियो किया था, आप देखिए आई बटन में जाकर के, वो कैसे डेमोक्रेसी का ड्रामा यूएसए खेलता है वो यहां पे बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो डेमोक्रेसी को बचाना और ये सब के ड्रामे के नाम पे एंट्री है। तो भैया आप ऑयल इससे परचेज कर रहे हो बड़ी तादाद में, पैसा इसके पास में पहुंच रहा है, तो ये हथियार खरीदेगा और फाइनली ये हमें थ्रेट करेगा। इसी बीच के अंदर मिस्टर रिचर्ड जो है ये यूएस सेनेटर है, यानी एक तरह से सांसद समझिए आप अमेरिका में। तो ये यूएस सेनेटर जो है मिस्टर रिचर्ड, इन्होंने स्टेटमेंट दिया सर एक कल। इन्होंने कहा कि भाई जो भी देश, एक्स नाम नहीं लिया किसी देश का, इन्होंने कहा कि जो भी देश रशिया के साथ में किसी भी तरह का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स की डील करेगा, ट्रेड करेगा, उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। कितना सर? 500% का। अब अगर इसके अंदर देखोगे आप तो दो मेजर कंट्री आपको दिखेंगे सर, इंडिया एंड चाइना, बिकॉज चाइना का भी बड़ा ट्रेड होता है रशिया के साथ में और इंडिया का तो होता ही है। तो 500% टैरिफ लगाने की सर ये चैलेंज दे दिया है, धमकी दे दी है। और इंडिया के लिए ये 500% की धमकी चिंताजनक क्यों है, अब आपको इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप डिपेंडेंट ऐसे देश के ऊपर हो जाते हो जिसका कोई भरोसा नहीं, तो वो आखिरी में प्रॉब्लम करता है। पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अब आपके सामने ला रहा हूं, बहुत ध्यान से और गंभीरता से देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको पता है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि भाई तुम हमारे पे टैरिफ लगा रहे हो तो अब हम भी तुम्हारे बदले में कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएंगे। तो एक पूरी लिस्ट लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जैसे चाइना जो है वो अमेरिका के ऊपर 67% का टैरिफ लगाता है, तो हम एक डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 34% का। ठीक है, इस तरह से क्रम लेकर के कई देशों पे लगाया। तो इंडिया की जब बात आई तो कहा कि भाई इंडिया हम पे 52% का टैरिफ लगाता है, यानी अमेरिका की चीजें गुड्स जब इंडिया में बिकने आती हैं तो भारत उन पे 52% का टैरिफ यानी टैक्स लगा देता है सीधी भाषा में। तो बोला कि यार अब तक हम 0% पे थे, तो भाई ऐसा है आप 52 ले रहे हो तो हम 26% तो ले ही सकते हैं, ऑलमोस्ट 50% हो गया। तो ये जो टैरिफ लगाया इसी से हिंदुस्तान चिंता में आ गया था। लेकिन अब जब बात ये 500% की 500% की आ गई तो क्या, और अगर इस केस में अगर ये युद्ध हो जाता है तो इंडिया के सामने तो फिर द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। आप कहां जाएंगे मेरे दोस्तों? इसके ऊपर कल मैं बात करूंगा कि अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन आई तब फिर क्या होगा, इंडिया कहां खड़ा होगा, इंडिया क्या रशिया के साथ जाएगा या इंडिया जो है वो यूएसए के साथ खड़ा होगा। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन इंडिया के सामने आने वाली है। क्यों आने वाली है, आप इसमें फोकस रहिएगा सर,
कि ये 5% टैरिफ अगर लगा तो इंडिया की टेंशन डबल होगी। यहां पे एक बात और जान लीजिए, ये सेम प्रॉब्लम चाइना के साथ भी क्रिएट करेगा, लेकिन चाइना को इससे इतना ज्यादा प्रभावित होने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। रीजन, क्योंकि चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका पे कंपैरेटिवली काफी कम है एज कंपेयर टू इंडिया। भारत ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट यूएसए पे हुआ, उसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम बार बार एक बात बोलते हैं कि जो आपकी जो अभी रिसेंटली हमने वीडियो में कवर किया, वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में, जो अभी आई बटन में आपको दिख रहा है, इसमें हमने कवर किया है कि रशिया का सीधा ऑफर है कि भाई आप ना अब अपने ये जो क्वाड और ये सब के बीच में घुस गए हो, ये ठीक है, इसको शनि शनि की 7.5 मान के छोड़ दो, बाहर निकल करके आ जाओ और रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी के इस क्लब में रहो, तो हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों सच में नहीं है, अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे देखेंगे तो चीजें मैनेजेबल हैं, चीजें मैनेज की जा सकती हैं। खैर सुनिएगा सर, तो अंकल को सर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इस चीज से रही है। अब यहां पे क्या है, मोदी जी के सामने चैलेंज आ गया कि अगर ये 500% का टैरिफ लगा तो हमारे साथ में क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चीज सोचनी चाहिए कि आज का टाइम मिलिट्री से भी ज्यादा पावरफुल चीज होती है इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत सॉलिड है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्या है सर, थोड़ा सा देखिए। आप यहां देखो सर, इंडिया रिकॉर्ड्स ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर इन 23-24। ये 2023-24 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। मतलब कि अगर हमने ऐसे 10 देश निकाले जिनके साथ में हम मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम व्यापार करते हैं, ऐसे 10 देश निकाल लिए, उनमें से 9 देश ऐसे हैं जो हमारे साथ में हम नेगेटिव, मतलब ट्रेड डेफिसिट में हम व्यापार कर रहे हैं। कहने का मतलब कि वो अगर हमको 100 रुपया दे रहे हैं तो हम उनको 1000 दे रहे हैं। मतलब समझिए कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। अब इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा। बेसिक इकोनॉमिक्स है कि आपका आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आपकी जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा भंडार कंपैरेटिवली गिरेगा। आपके पास में क्या होगा, आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो आपके देश में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था वो कितना सक्सेसफुल है, खैर वो तो आपके सामने होगा ही कुछ समय पे। आप थोड़ा सा देखिए सर, टॉप में चाइना है, सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम इंपोर्ट बहुत कम, सॉरी एक्सपोर्ट बहुत कम, इंपोर्ट बहुत ज्यादा। रशिया के साथ में भी ट्रेड डेफिसिट है। इराक के साथ में सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हांगकांग एंड सिंगापुर, ये टॉप 9 देश ऐसे हैं, डाटा एकदम क्लियर है आपके सामने, कि जिनके साथ में हम ट्रेड डेफिसिट या घाटे का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन इकलौता देश है जिसके साथ में हम पॉजिटिव व्यापार में है, यानी वहां से हमारे पास में पैसे जाते कम है और आते ज्यादा हैं। यानी इंपोर्ट वहां आपका अमेरिका से कम है और एक्सपोर्ट अमेरिका से ज्यादा है। तो यहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ में 26% से भी आपको कुछ घाटा हो रहा होगा। लेकिन जब अगर ये 500% टैरिफ की बात आ जाएगी तो आप अपनी इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करोगे। इसलिए बात आती है कि आपने अगर यहां पे एंट्री मार के चीजों को बैलेंस किया तो क्या ये चीजें इन देशों के साथ में पॉसिबल नहीं थी। फिर हम बात करते हैं कि भाई हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। ये नारे बहुत पहले से लगते आ रहे हैं सर, कि ऐसी चीजें हैं, ऐसे गणेश जी आए हैं, आंखें छोटी हो गई हैं। भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। आप अपनी लाइन को बड़ा करने में बिलीव करिए, दूसरे की लाइन कट नहीं सकती है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, आप डिपेंडेंसी, आप ऐसे प्रोडक्ट अपने देश में क्यों नहीं बनवा रहे हो, आप क्यों इकोनॉमी के ग्रोथ में क्यों नहीं फोकस कर रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा समझिएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ अगर 500% का आया तो 10 आउट ऑफ 10 कंट्रीज से हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे। और ये कितना बड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए धक्का होगा। 4 ट्रिलियन, सॉरी अभी 4th लार्जेस्ट जीडीपी की बात आई थी, उसको भी किस तरह से बोला गया, बाद में पलटा गया, क्या उसकी रियलिटी है वो तो ऑन टाइम और मालूम चलेगी। लेकिन सर अब अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें, बहुत टेक्निकल बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यानी अगर हम ये देखें कि 2024 का अप्रैल और 2025 के अप्रैल की तुलना कर लेते हैं, आप ये देखो सर कि 2024 और 2025 में एक्सपोर्ट में 9% की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब हमने जो यहां पे 9.04% एक्सपोर्ट हमारा 12 महीने में बढ़ा है, अच्छी बात है। लेकिन उसी के पैरेलल जब आप इंपोर्ट्स को देखोगे तो इंपोर्ट्स 19.12% बढ़ गए हैं। यानी एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट की जो एवरेज ग्रोथ हुई है उसमें 10% ऊपर है। यानी आज भी हम इंपोर्ट हमारा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। तो ट्रेड डेफिसिट बैलेंस में आप देखोगे तो हम डेफिसिट में चल रहे हैं सर, जहां पे हम
2024 की अप्रैल में 19.19% ट्रेड डेफिसिट में थे, आज हम 26.42% का ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं। ये ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारा जो व्यापार है उसके अंदर आयात जो है वो बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, विदेशी पैसा जो विदेशी मुद्रा है, हॉट करेंसी है, डॉलर है, वो हम भेज रहे हैं और हम भाई कमाते कम है और खर्चा यहां ज्यादा कर रहे हैं, कुल मिलाकर के तो ये ट्रेड डेफिसिट है। अब यहां पे इस देश में थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री पे बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता है, बिकॉज कुछ ऐसी पॉलिसीज, इवन टैक्सेशन के नाम पे आप अगर देश को इसी नजर से देखते हैं कि भाई मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करके ही हम कमाएं, तो क्या वो वाकई में एक तरह से लूट नहीं है? ये आप कमेंट बॉक्स में वेट करें, थोड़ा सोचना सर, कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, प्लीज बताइएगा। किसी गवर्नमेंट को सिर्फ यही लालच हो कि यार मैक्सिमम किस चीज पे टैक्स लगाया जाए, मैक्सिमम टैक्स, आप क्यों नहीं रिग्रेसिव टैक्सेशन पे जाते हो? आप नेगेटिव टैक्सेशन की पॉलिसी क्यों नहीं लाते हो? आपने टैक्सेशन को कम क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं रियल एक ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करने में बिलीव करते हो? रीजन ग्रीन इकोनॉमी का मतलब कि आप कुछ ऐसे नए सेटअप, कुछ नई प्लानिंग, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ मैक्सिमम टैक्सेशन ठीक है, हो सकता है अपने मैडम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन परिणाम बोलता है, परिणाम जो है वो हिंदुस्तान के फेवर में इकोनॉमिकली नहीं है। अगर इकोनॉमिकली होते तो टैरिफ की बात हमें टेंशन देती ही नहीं। क्यों नहीं देती? क्योंकि सर अगर हम वहां पे मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में होता तो कोई भी देश या हमारी मजबूत इकोनॉमी होती तो हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? चिंता यहां पे ये खड़ी हुई है कि इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है इसके ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा? क्या उस 500% टैरिफ को से बचने के लिए क्या हम रशिया से बाईपास कर जाएंगे? मेरे दोस्तों, ये इंडिया के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं होगी यदि हमने रशिया को बाईपास किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ थ्रेट। रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ में गेम खेला गया, चाइना के साथ में भी खेला गया, चाइना ने बैक टू बैक उसको रिटेलिएट किया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो इंडिया को सोचना होगा, अपने इकोनॉमिक टाइज नए डायमेंशन में नए देशों के साथ में बनाने होंगे। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल जो नेशन चल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना होगा। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइए। और ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, क्या उसकी संभावनाएं हैं? अगले आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। कल एक वीडियो और आपको मिलेगा जिसमें हम ये बताएंगे कि S-400 का वाकई में क्या वो फेल्योर सिस्टम है। तो जुड़े रहिए नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। वीडियो कैसा लगा ये बताइए। हमारे पास एक चीज का विशेष जो हम ध्यान रखते हैं वो ये है कि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं वो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट से फुलफिल होता है। मतलब हम एक तरह से नेशन की इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखते हुए बेमतलब का बायसनेस या ना तो हम चमचागिरी में बिलीव करते हैं ना तो हम अंधभक्ति में बिलीव करते हैं। सबसे न्यूट्रल है, रियल अप्रोच आपके सामने लाते हैं। बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग बहुत लिमिटेड हमें गालियां भी देते हैं, नहीं फर्क पड़ता बिकॉज हम ट्रुथ, इनसाइट, इंपैक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए इस मुहिम के साथ में, सब्सक्राइब करिए अभी हमारे इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। आपके कमेंट का वेट रहेगा सर कि क्या आप सोच रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कमेंट वेट है। ठीक है सर, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।